अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम जैसे चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसमें आज हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो कुछ देखा था वो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट देखी थी। आज हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले कि मैं वो डेव सी प्लस प्लस की ओपन कर लूँ ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं साथ इसके कुछ टाइप वगैरह भी कर लूँ। फाइल। अच्छा, अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि डेटा टाइप आप इस तरह समझ लें जैसे सेट्स का चैप्टर है मैथ में, और उस चैप्टर के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूमेरिक डिजिट्स के बारे में बताया गया है। मसलन जैसे सेट्स है जेड का, तो अब जेड के सेट में इंटीजर्स आएंगे, आर के सेट में रियल नंबर्स आएंगे, डब्ल्यू के सेट में होल नंबर्स आएंगे। तो जिस तरह डब्ल्यू जेड और ये आर हैं, ये समझ लिए किस्म की डेटा टाइप बता रही हैं कि जेड का सेट होगा तो उसमें +-1 +-2 उस तरह के नंबर हो सकते हैं। ऐसे रियल नंबर का सेट होगा तो उसमें डेसिमल में होंगे, पॉइंट्स में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेटा टाइप्स वही होती हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा आएगा ये डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। जिस तरह हमने पिछली क्लास में इससे पहले भी पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटीजर आई और इसमें मैंने 10 स्टोर करवाया। तो यहाँ इंटीजर आई यानी इंट जो है वो डेटा टाइप है, और वो डेटा टाइप क्या बता रही है कि इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर का डेटा आ सकता है। तो अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवाऊँ 96, तो क्या होगा, ये 10 ही स्टोर करेगा, 96 स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ बताने का मतलब यही है कि जिस तरह की डेटा टाइप होगी वेरिएबल में, उस तरह का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी कैटेगरीज की तरफ। डेटा टाइप्स की दो कैटेगरीज हैं। एक जो फर्स्ट है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, और दूसरी है जी यूज़र डिफाइंड। तो जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं अगर उनमें हम आए तो ये हमें जो बात की इंटीजर, फ्लोट, ये डबल, कैरेक्टर, ये एक्सेट्रा, ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं ये सारी क्या हैं, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। यानी लैंग्वेज ने हमें ये खुद प्रोवाइड की हैं कि हम इन्हें अपने पास इस्तेमाल करें। ठीक है, ये वो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यूज़र डिफाइंड है। मसलन कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि हमें इन डेटा टाइप से हट के कुछ चाहिए होता है। मसलन अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, तो अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो खाली इतना सिंपल नहीं होगा कि जिसमें सिर्फ उसका आईडी कार्ड आ जाए, या सिर्फ उसका नेम आ जाए, या सिर्फ उसका एड्रेस आ जाए, या सिर्फ उसका फ़ोन नंबर आ जाए, बल्कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। जिसमें मिसाल देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड आप देखें, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का आईडी कार्ड या रोल नंबर, कॉलेज के अंदर तो रोल नंबर होता है, नेम, एड्रेस, कॉलेज नेम। अच्छा, उसके अलावा उसकी क्लास हो सकती है, सेल फोन। इस तरह का अगर आपने एक रिकॉर्ड आपके पास आ जाए जिसमें ये सब कुछ हो, और हर स्टूडेंट के बारे में आपने ये सब चीज़ें स्टोर करनी हो, तो फिर आप स्टैंडर्ड डेटा टाइप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप एक नई डेटा टाइप बनाएंगे
जिसमें इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर आप रोल नंबर भी ऐड करेंगे, उसको आप इंटीजर रखेंगे, नेम को आप कैरेक्टर रखेंगे यानी स्ट्रिंग, एड्रेस को भी स्ट्रिंग, कॉलेज नेम को भी स्ट्रिंग, नेम को स्ट्रिंग, फिर क्लास को आप स्ट्रिंग रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ नंबर 9 या 7 रखते हैं फिर इंटीजर रखते हैं। सेल फ़ोन को आप स्ट्रिंग रखेंगे। तो अब जो नई डेटा टाइप बनेगी जिसमें ये सारी रोल नंबर हर स्टूडेंट के लिए जो एक रिकॉर्ड स्टोर होगा उसमें ये सारी चीज़ें अगर ऐड होती हैं तो फिर एक नई डेटा टाइप बनेगी। और वो खाली इंटीजर नहीं होगी बल्कि सारी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स को मिला के आपने एक नई डेटा टाइप बना दी है जिसमें स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स ही यूज़ हुई हैं, लेकिन वो जो डेटा टाइप बनी है वो अब स्टैंडर्ड नहीं रही बल्कि वो यूज़र डिफाइंड बन गई है। मिसाल इसको एक और ज़्यादा तरीके से देख लेते हैं तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और इसके अंदर हमने जो पहला लिखा था वो हमने लिखा था जी इंटीजर। ठीक है, और इसके बाद हमने इसे कह दिया सी एच करेक्टर। ठीक है, इसी तरह इसको भी हमने करेक्टर ले लिया, इसे भी हमने करेक्टर ले लिया एज ए। और इसके बाद क्लास है, क्लास को आप चाहे तो इंटीजर ले लें चाहे तो आप करेक्टर ले सकते हैं। अगर सिर्फ 9 और 10 स्टोर करवाना है तो इंटीजर ले लें। सेल फोन ये करेक्टर आएगा। अब ये एक नई डेटा टाइप बन गई है जिसके अंदर हमने ये सारी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स को यूज़ किया है लेकिन अब ये उनसे कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह की डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं इससे आगे डेटा पे कि हमारे पास इंटीजर डेटा क्या होता है। ठीक, टॉपिक है हमारा इंटीजर डेटा। तो इंटीजर डेटा क्या चीज़ होती है, न्यूमेरिक वैल्यू इसमें स्टोर होती है। वो पुरानी बातें यहाँ पे दोबारा फिर रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको अगर डिटेल में डिस्कस करें, ये टॉपिक ऐसा है कि जो पेपर में एमसीक्यूज़ में आता है इसके लिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। आप वो पेज नंबर यहाँ पे पेज 224 टेबल 9.2 डेटा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। ये टेबल आप एक दफ़ा देख लें, इसको बेशक आप याद कर लें क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आता है। ठीक है, हमें इस टेबल के अंदर सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो है इंटीजर और लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर बस। इसके अलावा हमें इंटीजर की जो डेटा टाइप्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इन्हीं दो को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप अपने एमसीक्यूज़ के लिए अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, एक हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो है इंटीजर या इंट कहते हैं, दूसरी है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, दोनों में इंटीजर तरह का डेटा आता है लेकिन ये आप इस टेबल से भी देख सकते हैं कि इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो किस तरह की है, वो इस तरह के -3276 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 32767 यहाँ तक वैल्यू जा रही है। और लॉन्ग इंट में जाएँ तो वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है इसके अंदर। वो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये है 212147483648 और ये 647 तक जाती है। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। एक नंबर जो करोड़ों अरबों में है वो नंबर यहाँ पे स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे मिसाल के तौर पर काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़े नंबर से वास्ता पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में या बिजनेसेस जहाँ कारोबार होते हैं, तो वहाँ पे बात करोड़ों अरबों में जाती है। तो वहाँ पे आपके लिए फिर डेटा टाइप इस तरह की होनी चाहिए जो हैंडल कर सके। तो उसमें फिर हम इंटीजर सिर्फ यूज़ नहीं करते, लॉन्ग इंटीजर भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी डेटा टाइप्स यूज़ हुई हैं वो हमारे काम की सही नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं होती। इसके बाद हम आ जाते हैं
जो स्लाइड में फ्लोट डेटा टाइप पे। अब जो फ्लोटिंग डेटा टाइप है ये रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, रियल और फ्रैक्शन, ये उसको स्टोर करने के लिए अपने पास इस्तेमाल होती है। अब इसमें एक तो फ्लोट है, एक डबल है और एक लॉन्ग डबल है। यहाँ पे भी टेबल 9.3, टेबल 9.3 और पेज है 205। ये टेबल आप एक दफ़ा देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें एक जो इससे पहले भी चीज़ गुजरी है वो ये गुजरी है कि इस स्लाइड पर जो इंटीजर डेटा में गुजरा है कि इंट जो है वो 2 बाइट लेता है और लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है। ठीक है, बाइट का मतलब है रैम में जगह। जैसे मैंने शुरू के लेक्चर में एक बात की थी कि रैम क्या होती है। रैम बिल्कुल जिस तरह आप एक स्लॉट बनी होती है, खाली स्लॉट्स, और हर स्लॉट में कुछ गुंजाइश होती है। जिस तरह आप बेंचेस देखें ना सर, तरतीब से लगे होते हैं और हर बेंच में आके 8-8 10-10 बच्चे बैठ जाते हैं, किसी में 5 बैठ जाते हैं, किसी में 10 बैठ जाते हैं। तो वो जो स्लॉट होती है, जिसे हमारे कॉलेज में जो बेंचेस लगे हैं उसमें तो तादाद फिक्स है, सबकी जो है ना वो लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। तो उसमें क्या होगा, एक बेंच में अगर 10 बच्चे बैठते हैं तो पिछले वाले में 10-10-10 इस तरह सब बैठ सकते हैं। तो उसकी अगर हम मिसाल लें तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल बन जाती है स्लॉट, रैम की स्लॉट की, कि ये सारी कंजेक्टिव हैं, सारे बेंचेस इकट्ठे लगे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हर एक के अंदर एक पहले फिल होता है, फिर दूसरे में डेटा आ जाता है। तो अगर कोई जो रैम है यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट होता है, जैसे यहाँ मैंने बताया कि अब मैंने एक यहाँ पे इंटीजर आई क्रिएट किया था, तो रैम के शुरू से स्टार्ट होता है और जो जगह पहले मिलती है खाली शुरू के अंदर रैंडमली कोई भी खाली जगह, उधर ही आई वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर ये डेटा स्टोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब देखें तो जितनी ज़्यादा डेटा उसके अंदर स्टोर, लॉन्ग इंटीजर में बड़ा नंबर स्टोर होता है तो ये रैम में जगह भी ज़्यादा लेता है। इस तरह फ्लोटिंग पॉइंट है, इसके अंदर फ्रैक्शनल नंबर आते हैं, तो ये जगह इससे भी ज़्यादा जगह लेता है इंटीजर के मुकाबले में। ये लॉन्ग जितनी जगह लेता है 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास डबल डेटा टाइप है और लॉन्ग डबल डेटा टाइप है। इसमें देखें तो डबल डेटा टाइप जो है वो बहुत बड़ी डेटा टाइप है, 1.710 की पावर में जा रही है, ये तो बिलियंस में जाती है। और लॉन्ग डबल वो ट्रिलियंस में जाती है, बहुत बड़ी डेटा टाइप है ये दोनों। इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा नंबर है और पॉइंट के बाद भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, वो नंबर डबल और लॉन्ग डबल डेटा टाइप में स्टोर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने डेटा टाइप्स पढ़ ली। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। जिनको इंग्लिश का थोड़ा सा आइडिया है उनके लिए ओवरफ्लो तो बहुत आसान होगा, अंडरफ्लो शायद उनको उनके लिए नया हो। हमने यहाँ एक चीज़ देखी है इस टेबल के अंदर कि यहाँ पे एक रेंज दी हुई है, जैसे यहाँ पे एक रेंज दी हुई थी -3 से इतनी तक, यानी आप इंटीजर के अंदर जो डेटा स्टोर करवाएंगे वो डेटा अगर माइनस में है तो माइनस में 32768 से कम नहीं हो सकता। कम का मतलब है 69 नहीं हो सकता, 70 नहीं हो सकता। अगर आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव में आप कम से कम यहाँ तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। और अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, इससे कम वैल्यू लेंगे या इतनी वैल्यू लेंगे 68 पे नहीं जाएंगे। जैसे 32,767 है तो आप 34,000 33,000 ये सब वैल्यूज़ आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर नहीं ले सकते। इस तरह लॉन्ग है तो उसके अंदर मिनिमम मिनिमम ये वैल्यू है। अब देखें तो मिनिमम में ये वैल्यू आप ले सकते हैं, इससे कम में नहीं जा सकते। और अगर आप मैक्सिमम की तरफ जाते हैं पॉजिटिव वैल्यू तो आप ये वैल्यू ले सकते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक किस्म की लिमिट डिफाइन करती है किस डेटा टाइप पे आप किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं और कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखें तो डबल और लॉन्ग डबल के अंदर भी ये चीज़ दी हुई है, उनके अंदर भी 10 की पावर -308 से +308 तक है और दूसरे में 4932 से +32 तक है। अब ओवरफ्लो कब आता है? ओवरफ्लो जब आता है जब आप किसी वेरिएबल के अंदर उसकी मैक्सिमम अलाउड वैल्यू से ज़्यादा आप स्टोर करवा लेते हैं। क्रॉस द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड, जो किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकती है इन अ वेरिएबल।
तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इंटीजर है, तो इसके अंदर इंटीजर के अंदर जो वैल्यू वाला वो अलाउड है 32,767, तो मैं यहाँ पे 34,700 ये 85 कर दूँ। तो ये मैंने अब क्या किया, मैंने ओवरफ्लो किया है, मैक्सिमम अलाउड वैल्यू से मैं आगे चला गया हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर ये लॉन्ग होता तो मैं जो मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है उससे आगे चला जाता, तो ये क्या हो जाता, ओवरफ्लो हो जाता। जब आप किसी वेरिएबल के अंदर उसकी मैक्सिमम अलाउड वैल्यू से ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं तो फिर क्या होता है कि ओवरफ्लो आकर हो जाता है। ठीक है, और अंडरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो ये है कि जो मिनिमम अलाउड वैल्यू है, मिनिमम अलाउड वैल्यू, ठीक है, आप उससे कम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर स्मॉलर देन दी मिनिमम अलाउड वैल्यू। मसलन मैं यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू जो है आई की इंटीजर की वो माइनस कुछ में, मैं यहाँ पे -40,256 ये स्टोर कर दूँ, तो जो मैंने मिनिमम अलाउड वैल्यू है वो तो 32,000, इससे कम नहीं जा सकता। अब हम इससे कम चले गए हैं तो ये अंडरफ्लो है। जब मिनिमम से कम हो जाए तो अंडरफ्लो है, जो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए वो ओवरफ्लो है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें हमने समरी देख लेते हैं कि हमने समरी में क्या देखा है। ठीक है, आज हमने एक तो डेटा टाइप्स देखी हैं, जिसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप देखी है, फ्लोटिंग डेटा टाइप देखी है। ठीक है, और उसके अलावा हमने ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के बारे में पढ़ा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।